हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के दूसरे सेट को डिस्कस करेंगे, अर्थात क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पहले सेट की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि मेरी 2 वीडियो होंगी। एक वीडियो आपकी PDF के रूप में होगी, जबकि दूसरी वीडियो हमारी बोर्ड पर होगी, जिससे जो भी डाउट क्वेश्चन थे वो आपके क्लियर हो गए थे। तो आइए आज हम दूसरे सेट के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है। तो बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बीज नहीं बनेगा, एक भ्रूण नहीं बनेगा, बल्कि एक से अधिक भ्रूण बनेंगे। तो वही प्रक्रिया हमारी बहुभ्रूणता कहलाती है। ये किस में पाया जाता है? तो ये हमारा संतरा और पाइनस में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक करके जो भी डाउट होंगे उस क्लियर को करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक बीज में उत्तर लिखा है, यहाँ पर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन अब यहाँ पर एक भ्रूण नहीं बनेगा, बल्कि एक से अधिक भ्रूण बनेंगे। तो वो प्रक्रिया आपकी बहुभ्रूणता कहलाती है। बीजांड में आप लोगों को जब मैंने पहला लेसन पढ़ाया था तो बताया था, बीजांड की संरचना के बारे में बताया था। आप वीडियो देख सकते हैं, पहले लेसन की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, दूसरे पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोष की, जैसे भ्रूण कोष के अंदर 2 नर युग्मक पहुँचते हैं, तो एक नर युग्मक होता है वो अन्य कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ मिल करके भ्रूण कोष का निर्माण करता है। तो भ्रूण कोष की जो अन्य कोशिका के अतिरिक्त और अन्य कोशिका के अतिरिक्त अगल बगल वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, उनको सहायक कोशिका बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो नर युग्मक है वो नर युग्मक अन्य कोशिका के साथ नहीं मिलेगा, बल्कि जो सहायक कोशिका हैं उनके साथ मिलकर के क्या करेगा, एक से अधिक भ्रूण बनाएगा। तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता आपको समझ में आ गई होगी कि बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो नर युग्मक होता है वो अन्य कोशिका से ना मिल करके, बल्कि जो अन्य कोशिका की अगल बगल वाली कोशिका होती हैं उनके साथ मिलता है। तो यहाँ पर जो होती है वो सहायक कोशिका होती हैं, उनके साथ मिलकर के और भ्रूण का निर्माण करता है। तो हमारी कहलाती है बहुभ्रूणता। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, अपयुग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपयुग्मन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है अन्य कोशिका को छोड़कर, अन्य कोशिका को छोड़कर। अब अन्य कोशिका को छोड़ देंगे तो अगल बगल वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आप दिख रहा होगा, तो जो बीजांड द्वार होता है, मैंने बताया था बीजांड द्वार के अगल बगल जो बीज की कोशिका होती है उसको अन्य कोशिका कहते हैं, जबकि अगल बगल वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अन्य कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोष की किसी भी कोशिका, अब कौन सी कोशिका है, तो कोशिका तो आपकी सहायक कोशिका है, तो किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकास होता है तो यह क्रिया अपयुग्मन कहलाती है। जैसे एपिथेलियम। तो अपयुग्मन का मतलब क्या होता है? तो अपयुग्मन का मतलब होता है कि यदि आप अन्य कोशिका को छोड़ दें और अन्य कोशिका को छोड़ने के पश्चात जो कोशिका बची हैं सहायक कोशिका, यदि उन कोशिकाओं के बिना ही निषेचन के जब भ्रूण का विकास होता है तो यह क्रिया आपकी अपयुग्मन कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका भ्रूण का विकास हो वो अन्य कोशिका के साथ ही हो, तो यह क्रिया आपकी अपयुग्मन कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर दिया ना अन्य कोशिका को छोड़कर, तो अन्य कोशिका को छोड़ दें और भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से निषेचन के जब भ्रूण का विकास होगा, मतलब अन्य कोशिका को छोड़ करके किसी भी कोशिका से जब भ्रूण का विकास होगा तो यह क्रिया आपकी अपयुग्मन कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया दूसरे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका बहुभ्रूणता, ये भी समझ में आ गया होगा कि बहुभ्रूणता का मतलब ही होता है एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। जबकि अपयुग्मन में क्या होता है, तो अपयुग्मन में अन्य कोशिका को छोड़ करके किसी भी कोशिका से जब बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकास होता है तो यह क्रिया आपकी अपयुग्मन कहलाती है। जैसे एलियम और आपका बहुभ्रूणता का उदाहरण है पाइनस और संतरा।
तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेट का दिया है हमारा, अनिषेक जनन व अनिषेक फलन में अंतर बताइए। तो अनिषेक जनन का मतलब क्या है, तो बिना निषेचन, देखो अनिषेक जनन जहाँ पर आ लग जाएगा उसका अर्थ होगा आपका बिना, तो बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना ही अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे धतूरा और आलू। तो अनिषेक जनन का मतलब क्या है, तो बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का विकसित होना अनिषेचन या अनिषेक जनन कहलाता है। ये किस में होता है, तो जी धतूरा और आलू में होता है। तो अनिषेक जनन समझ में आ गया। तो अनिषेक जनन का मतलब बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकसित होता है या भ्रूण का विकास होता है तो यह क्रिया आपकी अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक फलन क्या कहलाती है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। देखो वहाँ पर दिया था जनन, यहाँ पर क्या दिया था आपका जनन, तो मतलब बिना निषेचन के जनन का मतलब क्या होता है, निर्माण होना, मतलब बीज का निर्माण और बीज का विकसित होना क्या कहलाता है, आपका अनिषेक जनन कहलाता है। जबकि यहाँ पर दिया अनिषेक फलन, तो फलन का मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है, आपका अनिषेक फलन कहलाता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकास होता है तो यह प्रक्रिया आपकी अनिषेक जनन कहलाती है। जबकि अनिषेक फलन में क्या होता है, बिना निषेचन के या फिर बिना परागण के फल का निर्माण होता है, तो यह क्रिया आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर बताइए। तो स्वपरागण या परपरागण क्या होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा पहली सेट में भी आया था कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण क्या कहलाती है, तो जब एक पुष्प में जो परागकण होते हैं वो परागकोश के अंदर होते हैं और वो परागकण जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परागकोश का वहाँ पर स्फुटन होता है और उससे परागकण निकलकर उसी पुष्प के बढ़ती काग्र या फिर दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुँचते हैं, तो इसी क्रिया को हम स्वपरागण या परपरागण कहते हैं। लेकिन स्वपरागण क्या होता है, तो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के बढ़ती काग्र, मतलब जो परागकण यदि उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुँच जाएँ तो यह क्रिया आपकी स्वपरागण कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। इसमें पुष्प होता क्या है, द्विलिंगी होता है, अर्थात इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों ही होते हैं और इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे वायु, कीट, जल और भी अन्य किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंच जाते हैं तो यह क्रिया आपकी स्वपरागण कहलाती है। इसमें जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। परपरागण में क्या होता है, इसमें जो पुष्प के परागकण होते हैं उसी जाति के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र। अब यहाँ पर स्वपरागण में तो क्या हो रहा था कि जो पुष्प के परागकण थे वो उसी पौधे के बढ़ती काग्रों पर पहुँच रहे थे, लेकिन परपरागण में ऐसा नहीं होगा। परपरागण में जाएगा दूसरे पौधे यानी उसी जाति के दूसरे पौधे के बढ़ती काग्र पर पहुँच जाएंगे, तो यह प्रक्रिया आपकी परागण या परपरागण कहलाती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है जबकि उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें द्विलिंगी पौधों की आवश्यकता होती है जबकि इसमें एक लिंगी होगी। एक लिंगी का मतलब या तो नर भाग होगा या फिर मादा भाग होगा। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन नहीं होते थे, इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। तो परपरागण और स्वपरागण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण में क्या होता है कि जो पुष्प के परागकण होते हैं, मैंने बताया था वो पुष्प के परागकण उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंच जाते हैं, तो यह क्रिया आपकी स्वपरागण कहलाती है। जबकि पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी जाति, कंडीशन क्या है, उसी जाति के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंच जाते हैं, तो यह क्रिया आपकी परपरागण कहलाती है। इसमें पुष्प द्विलिंगी होता था जबकि इसमें पुष्प एक लिंगी होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती थी जबकि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन नहीं होते थे जबकि इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी संरचना में यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पर
ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया समझने के लिए आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर केंद्रक होता है। तो एक शुक्राणु की संरचना मैंने बता दी है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर ये पुष्प की टेल शुक्राणु का मतलब स्पर्म की ये पूंछ होती है, ये आपका मध्य भाग होता है, जबकि ये हेड सिरा कहलाता है यानी ऊपरी भाग कहलाता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक के ऊपर एक टोपी जैसी रचना होती है, एक टोपी जैसी रचना होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है शुक्राणु जब अंडाणु के पास पहुंचता है तो अंडाणु के ऊपर एक क्या होता है, कोरोना रेडिएटा और पेलुसिडा होता है, उस स्तर को भेदने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आइए एक एक करके समझते हैं। तो लिखा है यहाँ पर शुक्राणु में एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ पर होता है? इसके शुक्राणु के ऊपरी भाग को हम एक्रोसोम कहते हैं। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर, अभी मैंने बताया था ना कि ये क्या होता है, केंद्रक जैसे ये होता है ना, इसके ऊपर केंद्रक होता है बीच में और उसके ऊपर एक रचना होती है। तो शुक्राणु के शीर्ष का मतलब ऊपरी भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना होती है। कैसी? टोपी के समान रचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या लिखेंगे आप कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में, शीर्ष का मतलब ऊपरी भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। जिसका कार्य क्या होता है? तो जिसका कार्य मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित जोना पेलुसिडा अंडाणु होता है। अंडाणु के बाहर क्या होते हैं? स्तर होते हैं। ठीक है, ये स्तर होते हैं। एक का नाम होता है जोना पेलुसिडा और उसके बाहरी होता है वो होता है कोरोना रेडिएटा को भेदने का कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है? तो आपको लिखा है कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। जिसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो जिसका कार्य होता है मादा अंडाणु अर्थात मादा युग्मक के बाहर उपस्थित जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को भेदने अर्थात उसको चीरने फाड़ने का कार्य होता है, जिसकी वजह से शुक्राणु कहाँ पर? अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है और निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया। तो जब वो मिल जाएंगे दोनों और वहाँ पर क्या बना लेंगे? युग्मनज बना लेंगे, तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाएगी निषेचन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व होता है। तो शुक्राणु में एक्रोसोम होता है जो टोपी जैसी रचना होती है, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है, उसका महत्व क्या है? तो वो उसका कार्य है कि जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को भेदने का कार्य करती है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके और निषेचन की क्रिया को संपन्न कर सके। तो आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? तो मैंने बताया था दोस्तों, जहाँ पर जनन शब्द जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है निर्माण होना या फिर उत्पत्ति होना। तो यानी शुक्राणु जनन, जो शुक्राणु के पीछे लग गया तो शुक्राणु जनन का मतलब क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होना या फिर शुक्राणु की उत्पत्ति होना। तो यहाँ पर देखो लिया है कि नर के वृषण में शुक्राणु कहाँ पर बनते? मैं दूसरे लेसन के पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देखें। तो उसमें मैंने बताया था कि शुक्राणु क्या होते हैं। तो नर के वृषण में, नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, मैंने बताया था। तो नर के वृषण में शुक्राणु जन का मतलब शुक्राणु जन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन कहते हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि नर के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वृषण जिस कोष के अंदर उपस्थित होते हैं उन्हें हम वृषण कोष कहते हैं। और वृषण कोष का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि शुक्राणु के परिपक्वन के लिए। और जब हम देखते हैं कि एक वृषण के अंदर, तो एक वृषण के अंदर 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं और एक वृषण पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। और उन शुक्रजन नलिकाओं को काट कर देखते हैं तो उनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शुक्रजन कोशिका और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्रजन नलिका के अंदर, शुक्राणु नलिका के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा वहाँ पर उन्हें पोषण प्रदान करना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नर के वृषण के अंदर शुक्राणु जन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। कैसे होता है मैं वीडियो में बताऊंगा। शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन का अर्थ ही होता है दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होना। यह क्रिया वृषण की शुक्रजन नलिका में होती है। यह वृषण के अंदर 250 वृषण पिंडक और एक वृषण पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। तो आपको क्वेश्चन छठवां समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। तो आप लिख सकते हैं शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 7वां क्वेश्चन आपका है शुक्रजन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्रजन नलिका की खड़ी काट का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए। तो ये आपका चित्र दिया है, ये वृषण की अनुप्रस्थ काट का वो है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं शुक्राणु, तो ये शुक्राणु है। इससे पहले क्या होता है, पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर संयोजी ऊतक भी होते हैं और यहाँ पर अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अंतराली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, नर हार्मोन्स या फिर टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन का स्रावण करना। दूसरी यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं हैं। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है किसको, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये इस प्रक्रिया के लिए मैं बोर्ड पर समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर शुक्रजन कोशिकाएं भी हैं, शुक्रजन नलिकाएं भी हैं, तो इसके लिए मैं बोर्ड पर समझाऊंगा। तो अगर पेपर में आता तो आप बना देना, ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन को बोर्ड पर अच्छे से समझा पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वपात्रीय निषेचन क्या है। देखो स्वपात्रीय का मतलब होता है निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, निषेचन कहते हैं। तो मादा के स्वपात्रीय निषेचन में क्या होता है कि मादा के शरीर से हम क्या निकालेंगे, अंडाणुओं को निकालेंगे, जबकि नर के शरीर से क्या निकालेंगे, शुक्राणु को निकालेंगे। और नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात दोनों के लिए यानी शुक्राणु अंडाणु को एक पात्र में, एक कांच का पात्र होगा उसके अंदर छोड़ देंगे और दोनों भी क्या होंगे, नर युग्मक और शुक्राणु अंडाणु मिल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाएगी कृत्रिम निषेचन कहलाएगी। लेकिन ये पात्र में एक प्रक्रिया हुई है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्वपात्रीय निषेचन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है कि मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में यानी उस प्रकार की परिस्थितियां बनाई जाएंगी प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्रीय निषेचन कहते हैं। तो स्वपात्रीय निषेचन में क्या होता है कि मादा के शरीर से अंडाणु को निकाला जाएगा, जबकि नर के शरीर से शुक्राणु को निकाला जाएगा और एक कंडीशन परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जो उनके योग्य होंगी। तो और ये प्रयोगशाला में प्रक्रिया होगी, इसलिए इसे ही क्या कहेंगे, कृत्रिम निषेचन की तकनीक को क्या कहते हैं, स्वपात्रीय निषेचन कहते हैं। आपको समझ में आ गया। एक परखनली होती है, क्या होगी, एक परखनली होगी और इस परखनली में अंडाणु को लाएंगे बाहर से, मादा के शरीर से अंडाणु को लाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, शुक्राणु को छोड़ देंगे। तो ये अंडाणु इस शुक्राणु के साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद ये क्या करेंगे, एक युग्मनज का निर्माण करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे युग्मनज को। फिर इसके बाद इस युग्मनज को मादा के शरीर के अंदर गर्भाशय में छोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार से नवजात शिशु की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, तो आपको स्वपात्रीय निषेचन समझ में आ गया कि मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्रीय निषेचन कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन दिया आपका यहाँ पर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में क्या तात्पर्य है। देखो समयुग्मजी क्या होता है और विषम युग्मजी क्या होता है, इस क्वेश्चन आपका है 6वीं लेसन से वंशागति वाले पार्ट से। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। समयुग्मजी का मतलब होता है कि जब किसी पादप के कारक यानी फैक्टर या जीन्स समान होते हैं तब यह पादप उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। यह एक द्विगुणित अवस्था होती है जिसमें सभी युग्मक समान होते हैं, जिसमें दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं, समयुग्मजी कहलाती है। समयुग्मजी को ऐसे समझो कि जिसमें जो कारक होते हैं यदि समान है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो ये आपके समयुग्मजी कहलाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया तो ये आपका विषमयुग्मजी कहलाएगा। अगर कैपिटल आर जो कि लाल को प्रदर्शित करता है, स्मॉल आर स्मॉल जो लाल को नहीं सॉरी गोल को प्रदर्शित करता है और ये झुर्रीदार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सीधी बात है कि जब किसी पादप के कारक या जीन्स
जीन्स क्या होती है, गुणसूत्र पर एक रचना होती है। तो जब कभी किसी भी पादप के कारक या जीन्स समान होते हैं तब क्या कहलाती है, तब उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। और इसमें सभी युग्मक एक समान होते हैं, जबकि दोनों एलील भी क्या होते हैं, इसमें एक समान होते हैं, तो इसे हम कहते हैं समयुग्मजी। जो समयुग्मजी आपको समझ में आ गया होगा। समयुग्मजी का मतलब होता है जिसमें पादप के कारक यानी फैक्टर या जीन्स दोनों समान होते हैं और इसमें उपस्थित सभी युग्मक भी समान होते हैं या फिर एलील भी समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपको समझ में आ गया समयुग्मजी किसे कहते हैं, जिसमें दोनों कारक एलील भी समान हो या जीन्स समान हो, तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। विषमयुग्मजी में क्या होता है, विषमयुग्मजी समयुग्मजी के विपरीत होता है, अर्थात इसमें यह एक द्विगुणित अवस्था होती है। इसमें दोनों एलील कैसे होते हैं, असमान होते हैं, जबकि इसमें जो आपके कारक या फैक्टर हैं वो भी असमान होते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये आपके विषमयुग्मजी के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण के रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसको मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पर और अच्छे से समझा दूंगा। तो मानव में लिंग निर्धारण, तो यहाँ पर ये हेडिंग डालेंगे, मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 2 प्रकार के। एक को हम कहते हैं ऑटोसोम और दूसरे को बोलते हैं क्रोमोसोम। एक को बोलते हैं समजात गुणसूत्र, जबकि दूसरे को लिंग गुणसूत्र या फिर इसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो एक को हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र या फिर इसी को कहते हैं देहिक गुणसूत्र, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र का कार्य क्या होता है, समजात गुणसूत्र का कार्य होता है शरीर की रचना, रंग रूप आकार होता है उसका निर्माण करना, जबकि लिंग गुणसूत्र का कार्य क्या होता है कि लिंग का निर्माण करना, कि लड़का होगा या फिर लड़की। तो समजात गुणसूत्र समझते हैं, यहाँ पर दिया है कि इसे ही क्या कहते हैं, इन्हें हम देहिक गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम देहिक गुणसूत्र कहते हैं। ये कायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये शरीर की रचना, आकार और अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है। ध्यान रखना कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का बोले तो 46, जिसमें से 44 जोड़ी यानी जो 22 जोड़ी होते हैं यानी 44 गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं और उन्हें हम करते हैं प्रदर्शित कहाँ से, XX से। क्या है, मेल की बात हो या फिर फीमेल की बात हो, दोनों में ये गुणसूत्र समान होते हैं। इनको हम बोलते हैं देहिक गुणसूत्र या इसी को समजात गुणसूत्र, क्योंकि ये समान होते हैं, इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है इन्हें हम देहिक गुणसूत्र कहते हैं। ये कायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये शरीर की रचना, आकार और अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, तो इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं। मैंने बताया ना, ये जनन के दौरान लड़का होगा या फिर लड़की। इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, यानी अगर मेल की बात करें तो मेल में हम इसे लिंग गुणसूत्र को XY द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि फीमेल में हम XX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं देहिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र, जबकि दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र या देहिक गुणसूत्र का कार्य क्या होता है, तो ये शरीर की रचना और अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है वो होती है 22 जोड़ी। यानी अगर इस प्रकार से गुणसूत्रों का सेट देखें तो 22XX प्लस XY, जी किसका है, जी आपके नर का है। जी सेट कहलाएगा आपका नर में। जबकि अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होगा, तो 22XX प्लस 1 जोड़ी जो होता है फीमेल में वो भी X होता है। अर्थात 23 जोड़ी जो गुणसूत्र फीमेल में होते हैं, मादा में होते हैं, वो समान होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे समलिंगी जीव कहते हैं। जबकि मेल को हम समलिंगी नहीं कहते हैं, विसमलिंगी कहते हैं, जबकि फीमेल को हम समलिंगी कहते हैं, क्योंकि इसमें समान गुणसूत्र होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। तो लिंग निर्धारण होता कैसे, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर समझे, थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे
नर की बात करें तो नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, फीमेल की बात करें तो उसमें एक्स एक्स होते हैं। अगर यहाँ से एक्स आया और यहाँ से भी एक्स आया तो यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा, तो आपकी लड़की पैदा होगी। यहाँ से अगर वाई आया, यहाँ से एक्स आया तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, अर्थात लड़का होगा। यहाँ से फिर अगर एक्स आता है, यहाँ से भी एक्स आता है तो यहाँ पर एक्स एक्स बन जाएगा, तो लड़की होगी। यहाँ से अगर वाई आता है, यहाँ से एक्स आता है तो एक्स वाई हो जाएगी। तो दो एक्स वाई वाले हैं और दो किसके हैं, दो आपके एक्स वाई वाले हैं और दो आपके एक्स एक्स वाले हैं। जहाँ पर जो एक्स एक्स वाले होंगे तो ये लड़की होगी, क्योंकि लड़की को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो एक्स वाई होंगे तो एक्स वाई किस में पाए जाते हैं, नर में, अर्थात यहाँ पर लड़का होगा। एक बार और समझें इस प्रक्रिया को। मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक्स वाई हैं, ये नर के गुणसूत्र हैं, यहाँ पर ये एक्स एक्स ये किसकी, ये लड़की के हैं। अगर यहाँ से एक्स आया, यहाँ से एक्स आया तो यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा, अर्थात लड़की पैदा होगी। यहाँ से एक्स आया, यहाँ से एक्स आया तो यहाँ पर एक्स एक्स अर्थात लड़की पैदा होगी। अब यहाँ से यदि एक्स, यहाँ से वाई और यहाँ से एक्स तो यहाँ पर एक्स वाई होगा, और यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई तो यहाँ से एक्स वाई। तो मैंने क्या बताया कि एक्स वाई जो होगा वो काय के लिए प्रदर्शित करता है, वो नर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर दो एक्स वाई वाले हैं और दो एक्स एक्स हैं, तो जो एक्स एक्स हैं ये कहलाएगी आपकी लड़की पैदा हुई, और यहाँ पर एक्स वाई तो ये लड़का, यानी 50% लड़का और 50% लड़की होने के चांसेस होते हैं। तो देखो एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है यहाँ पर कि स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं बताया, और पुरुष में एक लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। स्त्री में अंड जनन के फलस्वरूप बने सभी अंडाणुओं में एक आगुणित सेट देह गुणसूत्र का होता है, जो कि 22 एक्स एक्स होता है, जबकि एक एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। अतः सारे अंडाणु कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए स्त्री को क्या कहा जाता है, समयुग्मकी लिंग कहते हैं। इसके विपरीत अगर पुरुष की बात करें तो शुक्राणु जनन के फलस्वरूप बने कुछ शुक्राणुओं में एक आगुणित सेट देह गुणसूत्र का होता है और एक्स गुणसूत्र, और कुछ शुक्राणुओं में एक देह गुणसूत्रों का और वाई गुणसूत्र होते हैं। अतः दो प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है, क्योंकि फीमेल की अगर मेल की बात करें तो उसमें एक्स वाई होता है। तो इस प्रकार से लगभग 50% शुक्राणु ए एक्स प्लस और 50% ए एक्स प्लस वाई होते हैं, इसलिए पुरुष को विषम युग्मी कहते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है या निषेचन की क्रिया होती है, तब यदि पुरुष से एक्स गुणसूत्र आता है और मादा से भी यदि एक्स आया, पुरुष से और मादा से भी एक्स आया, तब यहाँ पर दोनों मिलकर के एक्स एक्स का निर्माण करते हैं, लिखा है यहाँ पर। और जब यदि पुरुष से वाई गुणसूत्र आता है तो यहाँ पर एक्स वाई बनेगा, तब वह मादा के गुणसूत्र एक्स वाई गुणसूत्र बनाता है, अतः लड़के का जन्म होगा। और इस प्रकार से 50% लड़का और 50% लड़की होने की संभावना होती है। लेकिन यदि देखा जाए तो यह पूरी तरह से नर पर निर्भर करता है। क्यों इसलिए प्रदर्शित नर पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर नर में ही एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में तो मादा में तो सिर्फ एक्स एक्स होते हैं। तो अगर एक्स आया तो वो किसी भी उससे क्रिया कर सकता है। यहाँ पर इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पर एक बार समझा दूँ, एक्स वाई है नर में और एक्स एक्स है मादा में। अगर यहाँ से एक्स आया और यहाँ से फीमेल से अगर एक्स आया तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, अर्थात लड़की हो रही ना। अगर यहाँ से एक्स आया, यहाँ से भी अगर एक्स आया तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्स एक्स बनेगा तो यहाँ पर भी एक लड़की होगी। अगर यहाँ से वाई आया और एक्स मिल जाए तो लड़का होगा, और यहाँ से यदि वाई और एक्स आए तो लड़का होगा। इस प्रकार से डिपेंड किस पर करता है, वाई के यानी नर के इस वाई गुणसूत्र पर, क्योंकि अगर यहाँ से एक्स आया तो लड़की तो होना ही होना है, क्योंकि इसमें तो दोनों गुणसूत्र क्या है, समान है। इसमें से अगर वाई आया, यहाँ से एक्स मिल जाए तो एक्स वाई बन जाएगा, तो लड़का होगा। तो आप लोगों के लिए ये समझ में आ गया होगा। 13वां क्वेश्चन आपका दिया, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन को समझो, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड। देखो जब मैं 7वां कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। यदि आप सीधी बात ऐसे ध्यान रखें कि देखो डीएनए का जो निर्माण होता है बहुत से न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर होता है। डीएनए का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर होता है। न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड में अगर देखें तो पहली जो संख्या होती है वो होती है नाइट्रोजन क्षारक, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षारक। दूसरा क्या होता है आपका, फास्फेट समूह। तीसरा क्या होता है, पेंटोस शर्करा। ध्यान रखना कि एक न्यूक्लियोटाइड अणु में पहला होता है नाइट्रोजन क्षारक, क्या, नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पेंटोस शर्करा, तीसरा क्या होता है फास्फेट समूह,
क्या होता है, फास्फेट समूह। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षारक होता है, पेंटोस शर्करा पाई जाती है, फास्फेट समूह पाया जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या होता है, तो आप ऐसे ध्यान रखें कि यानी जिसमें फास्फेट समूह होगा, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह अगर ये तीनों चीज़ें तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। लेकिन जिसमें अगर फास्फेट समूह नहीं पाया जाएगा वो आपका न्यूक्लियोसाइड होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि इसमें नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह पाया जाता है। तीनों चीज़ें पाई जानी, नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह, तो ये आपका कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। जिसमें अगर फास्फेट समूह नहीं है तो वो कहलाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर देखो इसमें नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह पाया जाता है। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यह न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जा वाहक तथा एंजाइम के घटक होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षारक पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा था, पेंटोस शर्करा इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसमें फास्फेट समूह पाया जाता है जबकि इसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है ना कि फास्फेट समूह अनुपस्थित रहता है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और ये न्यूक्लियोसाइड से ना ये किसका घटक है, इसकी उत्पत्ति न्यूक्लियोटाइड से हुई है। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, फिर भी अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, इसको मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन 14 दिया हमारा, 4 गैप के नियम की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन हमारा, 4 गैप के नियम की। तो एक डीएनए अणु की बात करें तो एक डीएनए में क्या होता है, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक में क्या होते हैं, जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, जबकि जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। यही तो हमारा 4 गैप का नियम है। तो देखो लिखाना है, इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की जो मात्रा होती है वो थाइमिन के बराबर होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जबकि ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो देखो इस नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा द्विक बंध से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ त्रिक बंध के साथ जुड़ता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि 4 गैप के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो एडेनिन होता है, जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, जबकि ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, 4 गैप का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया आपका, डीऑक्सीराइबो शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना बनाइए। तो देखो डीऑक्सीराइबो शर्करा जो होती है, जो डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोस शर्करा होती है ना, उसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, यह शर्करा डीएनए में पाई जाती है। डीऑक्सीराइबो शर्करा क्या है, तो डीऑक्सीराइबो शर्करा है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारी डीएनए में पाई जाती है। तो यह शर्करा डीएनए में पाई जाती है जो 5 कार्बन युक्त होती है। जो पेंटोस शर्करा होती है ना, पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन वाली संख्या, तो जो 5 कार्बन युक्त होती है, इसका जो 5वां कार्बन अणु वलय से बाहर की ओर होता है। इसका पहला कार्बन सदैव नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इस क्वेश्चन को भी मैं बोर्ड पर बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, बट आप अभी कोशिश कीजिए समझने की कि ये जो डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है काय में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, और ये 5 कार्बन युक्त होती है। कितने, 5 कार्बन युक्त होती है, और इसका जो 5वां कार्बन होता है वो अणु से बाहर की ओर होता है। कहाँ पर, बाहर की ओर। इसका जो पहला कार्बन होता है वो नाइट्रोजन क्षारक के साथ जुड़ा होता है, किसके, कौन से बंध से, ग्लाइकोसिड बंध द्वारा। 2 शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ फास्फेट अणु यानी फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए। ये इसकी संरचना है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 कार्बन, ये तो 5 कार्बन की ये संरचना है। ठीक है, इसमें 5वां कार्बन जुड़ता है, यहाँ पर ये तीसरा कार्बन जुड़ता है। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारी राइबो शर्करा जोड़ करके एक डीएनए अणु की संरचना करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपका है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइए इसको समझते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशेल ने
पश कोशिकाओं तथा मछलियों के शुक्राणुओं से न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं डीएनए। तो ये डीएनए के बारे में क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिक्सचर और ने पश कोशिकाओं और मछलियों के शुक्राणुओं से डीएनए की खोज की थी सर्वप्रथम। अधिकांश जीवधारियों में न्यूक्लिक अम्ल दो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों, यहाँ पर रुपये नहीं है, दो न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का पाया जाता है। प्रत्येक अधिकांश जीवधारियों में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। यहाँ पर 2 रुपये लिखा है, रुपये नहीं करना, यहाँ पर करना, सुधार लेना। तो जो डीएनए होता है अर्थात न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वे कितने 2 रूपों में पाया जाता है? 2 रूपों में। तो सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। किसमें की थी? पश कोशिकाओं और मछलियों के शुक्राणुओं में खोज की थी। किसकी? डीएनए की। और यहाँ पर कितने रूपों में पाया जाता है? 2 रूपों में। पहला होता है भैया आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम आप लोगों को पता होगा, बता देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए तथा आरएनए दोनों का ही निर्माण पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन क्षारकों द्वारा होता है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि डीएनए में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, पेंटोस शर्करा पाई जाती है और क्या पाया जाता है, और आपका फास्फेट समूह पाया जाता है। तो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका पिरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। पिरिमिडीन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो आपको ध्यान रखना, साइटोसिन सी, थाइमिन टी, यूरेसिल यू, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके पिरिमिडीन के अंतर्गत। प्यूरिन के अंतर्गत क्या आते हैं? एडिनिन ए, एडिनिन को ए से, गुआनिन जी, और इसमें क्या होता है, एडिनिन जो होता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, जबकि गुआनिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब डीएनए और आरएनए का जो निर्माण होता है वो पेंटोस शर्करा, फास्फोरक समूह और नाइट्रोजन क्षारकों से मिलकर होता है। जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है पिरिमिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। तो पिरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं आपके साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, जबकि यहाँ पर प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं एडिनिन और गुआनिन आते हैं। इसके बाद लिखा है डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाली डीऑक्सीराइबो शर्करा जो होती है आरएनए के निर्माण में राइबो शर्करा भाग लेती है। डीएनए के निर्माण में डीऑक्सीराइबो शर्करा भाग लेती है, जबकि आरएनए के निर्माण में राइबो शर्करा भाग लेती है। देखो डी लिखा तो डी का मतलब डीएनए हो जाएगा, राइबो से राइबो का मतलब आरएनए हो जाएगा। तो डीएनए के निर्माण में डीऑक्सीराइबो शर्करा भाग लेती है, जबकि आरएनए के निर्माण में राइबो शर्करा भाग लेती है। आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने कि यहाँ पर इन पॉइंटों को एक करके पढ़ लीजिए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 में डीएनए के दोहरे कुंडलाकार मॉडल को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1953 में। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 में डीएनए का दोहरा कुंडलाकार मॉडल प्रस्तुत किया था। दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर आप देखो तो इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है। तो ये यहाँ पर 5' यहाँ पर 3 एक दूसरे क्या होती हैं, ये समांतर होती हैं। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ शर्करा फास्फेट समूह द्वारा जुड़े होती है। जो शर्करा होती है, जो पेंटोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, वो काय के साथ फास्फेट समूह के द्वारा जुड़ी होती है। चौथा पॉइंट दिया डीएनए में जो साइटोसिन होता है, मैंने बताया ना अभी कि जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन के साथ एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ता है। जो साइटोसिन होता है सी होता है वो जी के साथ यानी गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जबकि एडिनिन जो होता है, ये जो होता है वो काय के साथ यानी एडिनिन तथा थाइमिन या फिर यूरेसिल डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अणु एक दूसरे के जो बीच की दूरी होती है वो 11 एंगस्ट्रॉम होती है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻11 होता है। इसके बाद 6वां पॉइंट दिया है डीएनए अणु का जो व्यास होता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया डीएनए के विपरीत सूत्रों में शर्करा अणुओं की स्थिति एक दूसरे के विपरीत होती है। यदि एक सूत्र पर अगर आप देखें तो 3' पाया जाता है तो दूसरे पर 5' होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें चित्र में तो आपको यहाँ पर थाइमिन दिख रहा है, एडिनिन दिख रहा है। तो थाइमिन और एडिनिन हमेशा जुड़ेंगे किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ, जबकि ये किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ये अगर 3' है यहाँ पर तो 5' होगा। अगर यहाँ पर इसका छोड़ एक अगर छोड़ देखें तो ये
5 डैश है तो यहाँ पर ये क्या 3 डैश, अगर ये 5 डैश है यहाँ पर तो अगर आप देखें तो ये कितना होगा 3 डैश होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 17वां क्वेश्चन दिया मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण का नाम बताइए। तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मलेरिया रोग का रोगजनक होता है। तो मलेरिया रोग का रोगजनक कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है। और ये किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इसका चक्र दिया, आप पढ़ सकते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन दिया है। 18वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जैसे वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन का मतलब क्या होती है? दवाई होती है। तो देखो यहाँ पर लिखा है वैक्सीन द्रव मृत निष्क्रिय रोगाणु तथा उनके उत्पादों से निर्मित वह पदार्थ है जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए ही शरीर की रक्षा करती है। ऐसे समझ लिए कि जो वैक्सीन होती है जो जीवाणुओं के द्वारा ही मरे हुए जीवाणुओं से प्राप्त की जाती है और शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इसकी वजह से शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होती है बल्कि अन्य रोगों से यह क्या करती है? रक्षा करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम टीका या फिर वैक्सीन के नाम से जानते हैं। जैसे BCG का नाम सुना होगा और DPT का नाम सुना होगा। तो दोस्तों वैक्सीन का मतलब क्या होता है? जो मरे हुए रोगाणु या फिर जीवाणुओं से उत्पन्न वह पदार्थ जिसे शरीर में प्रवेश कराने पर बिना रोग उत्पन्न किए ही क्या करती है? यह शरीर की रक्षा करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? टीका या फिर वैक्सीन कहते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है आज का, ड्रग क्या है तथा चरस कहाँ से प्राप्त होता है। तो ड्रग का मतलब क्या होता है? नशीली दवाएं होती हैं। तो ड्रग वह पदार्थ है जो खाने, सूंघने या किसी भी माध्यम द्वारा सेवन करने से शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ड्रग वह पदार्थ हैं जिसका सेवन करने से शरीर में क्या आ जाती है? निश्चेतना, यानी कह सकते हैं कि शरीर में नशा उत्पन्न हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। नशीले पदार्थों में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम ओपियोइड या फिर कैनाबिनोइड या फिर कोका एल्काइड कहते हैं। यह मुख्यतः पुष्पी पौधों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये अफीम से भी प्राप्त होता है। हमारे सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि है जैव उर्वरकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि जैव उर्वरक निःशुल्क या सस्ते होते हैं। ये मृदा एवं जल को प्रदूषित नहीं करते अतः हमारे शरीर पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ते। यानी जैव उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? जो पदार्थों यानी पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, उन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक क्या होता है? तो आप ध्यान रखें, आप लिख सकते हैं कोई भी थ्योरी कि जैव उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? जो मिट्टी की या फिर मिट्टी के पोषक तत्वों की क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो हमारा दूसरा सेट था ये हमारा फिनिश होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस सेट और पहले सेट को अच्छी तरह से रट के रखिए। गारंटी से आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है? आप हमें इस नंबर पर 83 18 45 11 06 और मैं अब नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर मुझे ये नोट्स चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए यही PDF भेज दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं से भी इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि पेपर में आप अच्छा कर पाएँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।